सबसे पहले आप सभी साथियों का, मेरे मीडिया से जुड़े हुए सभी इस धर्मनगरी के, कुरुक्षेत्र के, लोकतंत्र के, जिनको चौथा स्तंभ कहते हैं, सभी साथियों का धन्यवाद। आरक्षण हमारे दलित समाज के लिए, अनुसूचित जाति समाज के लिए एक ऑक्सीजन है और हमारे देश के अंदर हम बगैर आरक्षण और प्रतिनिधित्व के हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस तरह से एक मनुष्य के शरीर में अगर खून निकाल दिया जाए, उसी तरह जो रिजर्वेशन है, ये हर जगह हमारा रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करता है। हजारों साल तक हमारे इस दलित समाज को, हमारे पूर्वजों को राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर और तरह तरह के भेदभाव का शिकार होना पड़ा है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1932 में पूना पैक्ट के समय ये प्रतिनिधित्व का अधिकार अनुसूचित जाति समाज को दिलाया था। और जो सरकारें उसके बाद बनी 2014 तक, उन लोगों का ये दायित्व था कि जब देश की आज़ादी को 50 साल से ज़्यादा हो गए और तब तक भी दलित समाज को अपनी बराबरी का हक नहीं दिला पाए, तो निश्चित तौर पर जो देश के रहनुमा थे, जो देश के अंदर शासन चलाने के जिम्मेवार लोग थे, उन लोगों का दायित्व बनता है। और निश्चित तौर पर आप सभी परिचित हैं कि एक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का शासन हमारे देश में रहा। और जब जब आज दलित समाज का युवा, नेता, रोजगार, बेरोजगार कोई भी हो, जब जब बाबा साहब संविधान को, भारत के संविधान को, बाबा साहब को पढ़ता है, तो उनको पता लगता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज के साथ अत्याचार किए। और ये जो कहानी आज राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस के नेता ने अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में कही है कि मुझे मौका मिला तो मैं रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा, ये ऐसे ही नहीं कही। इसका बेस बहुत पुराना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय आरक्षण का विरोध किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद तमाम राज्यों को चिट्ठी लिखी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय प्रधानमंत्री थे, कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, मैं आरक्षण के पक्ष में नहीं हूं, इससे दक्षता प्रभावित होती है। बाबा साहब को 2 बार चुनाव हराने का काम कांग्रेस ने किया। बाबा साहब के दिल्ली में मृत्यु के बाद उनको दाह संस्कार के लिए भी 2 गज जमीन उस समय नहीं दी गई। और उसके बाद पूरे देश के अंदर एक बड़ा तूफान आया, जब बाबू जगजीवन राम जी को भी कांग्रेस से अपमानित होकर बाहर जाना पड़ा। वही घटनाएं हरियाणा में रही, चाहे अशोक तंवर जी हो। आप सब लोग जानते हैं कितने बड़े नेता थे वो, और आज भी बड़े कद्दावर नेता हमारे दलित समाज के। लेकिन कांग्रेस के एक व्यक्ति ने भी, जब उसके साथ कांग्रेस के ही लोगों ने, विशेष तौर पर मीडिया के माध्यम से जिनका नाम आया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथियों का, अशोक तंवर जी को अधमराई कर दिया था। कोई एक व्यक्ति भी कांग्रेस का उनका हाल चाल पूछने नहीं गया। और उसके बाद अब दोबारा जब कुमारी शैलजा जी ने कहीं इच्छा जाहिर कर दी मुख्यमंत्री के लिए, तो आप सब लोग भली भांति परिचित हैं उनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। चाहे भले ही कांग्रेस का अपना अंदरूनी विषय हो, लेकिन जब दलित समाज की बात आती है, दलितों के अधिकारों की बात आती है, तो दलित समाज इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। और भारतीय जनता पार्टी, जिनका एकमात्र उद्देश्य है
समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को समाज के में बराबर का हिस्सेदारी देना, प्रतिनिधित्व देना, उनको बराबर लाना, उस लक्ष्य के अनुसार काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो लोग आरोप लगाते हैं लोकसभा चुनाव के अंदर कि यदि भारतीय जनता पार्टी 400 पार अगर सीटें लेती हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार रिजर्वेशन संविधान खत्म कर देगी। हाथ में संविधान लेकर कांग्रेस के लोग कहते हैं और अमेरिका में जाकर कहते हैं कि हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। क्या दलित समाज को हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है? क्या सोच नहीं सकते? कल्पना करना भी क्या उनके लिए गुनाह है? ये बड़ा पीड़ा आज हरियाणा के 50 लाख दलित समाज के लोगों के अंदर ये बड़ी गहन चिंता है और निश्चित तौर पर ये गंभीर विषय है पूरे समाज के लिए। इसलिए आज मैं भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और वर्तमान में हरियाणा, क्योंकि अभी विधानसभा भंग हो चुकी है, लेकिन मैं जब तक नई विधानसभा का गठन ना हो, मैं अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की विधानसभा कमेटी उसका चेयरमैन भी रहा हूँ, सभी विधायकों का। मेरी ये चिंता जायज़ बनती है, हमारी पार्टी की चिंता जायज़ बनती है। कांग्रेस को बेनकाब किया जाए और उन नेताओं को बेनकाब किया जाए कि दलितों को बहकाना, गुमराह करने का काम बंद करें। आप लोग देखते रहे, अपराधियों को संरक्षण देते रहे, दुल्हिना जलता रहा, गोहाना जलता रहा, लेकिन आपने एक शब्द नहीं बोली। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उस समय राजनीतिक संरक्षण इन लोगों को था। मैं 10 साल के अंदर, जब से माननीय मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अब आदरणीय नायब सिंह सैनी जी दलित समाज के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं, उनको उत्पीड़न से बचाने के लिए SC आयोग, सफाई आयोग, घुमंतु जाति बोर्ड, कर्मचारियों को आगे बढ़ाने के लिए पदोन्नति में आरक्षण, ऐसी अन्य कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है। मैं मीडिया के माध्यम से आप पूरे हरियाणा के अंदर सभी समाज के अगुवा लोगों को भी, हरियाणा की जनता को भी अपील करना चाहूँगा कि दलित समाज हरियाणा के योगदान में, देश के योगदान में इसका बड़ा उन्नति में बड़ा योगदान रहा है और इसलिए आप सब लोग कांग्रेस को बेनकाब करते हुए आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस हरियाणा के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत देकर पुनः आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का सहयोग आप सब लोगों से अपेक्षित है। मैंने अपनी बात यही आप लोगों के सामने रखनी थी। बदलाव जरूरी है और हरियाणा के अंदर कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बना पाएगी? नहीं, कांग्रेस सरकार कैसे बना लेगी? क्या दलित समाज के बगैर सरकार बना लेगी? हरियाणा के अंदर ये निश्चित तौर पर जहाँ दलित समाज खड़ा होता है सरकार उनकी बनती है। तो मिर्चपुर और गोहाना कांड जैसी घटनाओं से कर्मचारियों का उत्पीड़न के कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वायदे पूरे किए, चाहे SC कमीशन का हो, चाहे सफाई आयोग का हो, ये सब वायदे 85 अमेंडमेंट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में लागू हुआ, पूरे देश में लागू हो गया। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, दराज में रखे कांग्रेस के लोग बैठे रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा में पदोन्नति में आरक्षण देकर रिजर्वेशन लागू किया। महापुरुषों की जयंती के लिए हम 11-11 रुपये चंदा उगाते थे कि कांग्रेस के लोग बाबा साहब को, महर्षि वाल्मीकि की, गुरु रविदास जी की, संत कबीर की जयंती के लिए चीफ गेस्ट बनने के लिए तैयार नहीं होते थे और आज सरकारी स्तर पर तमाम महापुरुषों की जयंतियाँ मनाई जाती है। ये बदलाव 2014 से शुरू हो चुका है।